आपकी आवाज के शो एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं अशोक कुमार जी, एडिशनल कमिश्नर अशोक कुमार जी से। जी बॉस, आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। थैंक यू आपकी मैं चाहूंगा कि आपकी फर्स्ट जॉब कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट जॉब का और कहां से आपने शुरुआत की? मैं पहले इस पुलिस जॉब में आने से पहले मैं कॉलेज में व्याख्याता था, कॉलेज एजुकेशन में, और मैं 2 जगह प्रतापगढ़ और कुचामन सिटी में लेक्चरर रहा हूं। बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उसके बाद लगभग 4 साल वो जॉब करने के बाद मैं पुलिस जॉब में आया हूं। 4 साल के बाद आप फर्स्ट जॉब कैसी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा होगा फर्स्ट जॉब का? क्या ज्वाइनिंग थी, क्या कौन से ईयर अगर आपको याद रहे? मैंने सबसे पहले 1985 में प्रतापगढ़ एक कॉलेज है, वहां पर मैंने लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया था और वहां मेरा विषय इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मेरा विषय था वहां पे। तो नई चीज थी, एक कॉलेज एजुकेशन से निकल के और पहली बार नौकरी में आए थे, तो एक नया जोश था, नई उमंग थी और बच्चों को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता था। तो वो लाइफ एक अलग थी, लेकिन अब एक अलग लाइफ है। तो आईपीएस के लिए आपको इंकरेज कहां से मिला और कैसे आपने फिर फर्स्ट पोस्टिंग कहां रही आपकी? मैं जब लेक्चरर की नौकरी जब मैं कर रहा था उसी समय मेरे दिमाग में था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना है और मैंने तभी से कंपटीशन देना शुरू कर दिया था। तो 91 में मैं सबसे पहले पुलिस की नौकरी में आया, 2 साल हमारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद जगह जगह नौकरी करते हुए आज मैं डीआईजी के पद पर हूँ। तो मैं वापस की फर्स्ट पोस्ट जो फर्स्ट आपकी पोस्टिंग रही उसका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि आप लेक्चरर रहते हुए इस जॉब पे आए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा फर्स्ट पोस्ट का? पहले मैं पुलिस की जो 2 साल की जो ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फील्ड में जो पहली पोस्टिंग थी मेरी, वो मेरी जैसलमेर में थी। तो जैसलमेर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और उस समय जब मैं वहाँ फर्स्ट पोस्टिंग में था तो उस समय जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है जैसलमेर का, वो उस समय खुला था। आज तो अभी तारबंदी हो गई, मैं जब वहाँ पोस्टिंग थी उसी समय तारबंदी शुरू हुई थी, लेकिन उस समय जब मैं था वहाँ पर वो सारा बॉर्डर खुला था और बड़े पैमाने पर वहाँ तस्करी होती थी, हथियारों की, मादक पदार्थों की, सोने चांदी की, तो काफी बड़ी मात्रा में तस्करी होती थी। हम बहुत वहाँ बीएसएफ के साथ मिलके हमने कई ऑपरेशन वहाँ चलाए और बड़ी मात्रा में वहाँ पर हमने हथियारों की और अवैध पदार्थों की, हमारा एक सीजर तो 40 किलो हेरोइन का है, जिसमें हमने 40 किलो हेरोइन तस्करों से बरामद की थी। इसके अलावा हमने कई AK-47, कोई 1 दर्जन के आसपास AK-47 हथियार और इस तरह से काफी हमने बरामदगियां की और काफी हमने तस्करों को जेल के सलाखों के पीछे हमने भेजा। तो कुछ आमना सामना भी होगा अपराधियों से, कुछ ऐसी वारदातें जो आप हमारे कैमरे पे बताना चाहें? हाँ, आमना सामना एक बार जरूर हमारा बिल्कुल सामने कोई डकैत था और जिसके पास हथियार था, और लेकिन उससे आमना सामना नहीं हुआ, वो छुप करके और कहीं भाग गया। नहीं तो हो सकता है उस दिन आमना सामना होता, लेकिन आमने सामने वाली सिचुएशन कभी आई नहीं। हमेशा हम ही और प्राइम पोजीशन में रहे और कभी हमने तस्करों को इतना ये मौका नहीं लेने दिया कि वो कोई आमना सामना करने की स्थिति में हो। जयपुर में आप एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे हैं, तो जयपुर में जो आपराधिक तत्व हैं, या सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ड्रग्स का जो मामला है, अभी आप 5-6 महीने से इस पे काम कर रहे हैं आप लोग, तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं और क्या आपने अभी तक सक्सेस इसमें मिली है आपको? मैं एडिशनल कमिश्नर यहाँ जब से हूँ तो आते ही हमारे कमिश्नर साहब के नेतृत्व में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान हमने चलाया है, जिसमें हम नशे के जो सौदागर हैं, जो लोग नशा बेचते हैं, मादक पदार्थों को जो बेचते हैं, उनके खिलाफ हमने एक बड़ा अभियान चलाया है और हमने लगभग अब तक 265 के आसपास मुकदमे हमने दर्ज किए हैं पिछले 3-4 महीनों में और लगभग 300 लोगों को हमने जेल भिजवाया है, जो अफीम, गांजा, चरस, इन चीज़ों की जो खरीद बिक्री करते हैं, ऐसे लोगों के हमने प्रभावी कार्रवाई की है और युवा पीढ़ी को नशे से बचाने का हमने काम किया है। तो युवा पीढ़ी की आपने जब बात की, तो युवा पीढ़ी में स्टूडेंट्स रहे होंगे, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो उनका कुछ काउंसलिंग वगैरह भी होता है प्रोग्राम आपके यहाँ पे, या किस तरह की आप उनको टेक केयर करते हैं?
हमने हमारा फोकस जो बेचने वाले हैं उन्हीं पे किया है, जो लेने वाले हैं उनको हम, यही हमारी कोशिश रहती है कि उनकी हम काउंसलिंग करें। उनके माता पिता को, कई बार ऐसा भी हुआ कि स्टूडेंट को हमने जैसे पकड़ा तो उसके माता पिता को हमने बात की तो माता पिता बड़े शॉक्ड हो गए, उनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा जो है बाहर आकर के इस तरह के काम कर रहा है। इसी तरह से हमने कुछ लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया ताकि उनकी नशे की आदत से उनको मुक्ति मिल सके। तो इस तरह से हमने न केवल बेचने वालों को पकड़ा है बल्कि हमने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, इनमें जागरूकता अभियान भी चलाया है। हमारे डीसीपीज भी कॉलेजेस में गए हैं, मैं भी 4-5 कॉलेजेस में गया हूं, जाकर के बच्चों को हमने समझाइश की है, हमारे अभियान के बारे में बताया है, नशे की प्रवृत्ति से क्या नुकसान होते हैं ये हमने बताया है। तो हमने जागरूकता अभियान भी चलाया है और साथ ही हमने धरपकड़ का अभियान भी चलाया है। कुछ अपराधीन तत्व जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं यूथ, तो उन यूथों को आपने कहा काउंसलिंग से या अभियान से आप उनको सेव करते हैं। इसके अलावा जो अपराधीन तत्व आजकल जो बढ़ता जा रहा है, ये आप किस तरह का आप देखते हैं? क्या इसमें क्या कैसे देखते हैं? और ये अपराध तत्व ऐसा क्यों बढ़ रहा है डे बाई डे? अपराध क्या है, समाज में एक जो चेक एंड कंट्रोल की स्थितियां थी, धीरे धीरे मैं मानता हूं कि कुछ कम हुई हैं। समाज का एक भय जो होता था लोगों में, वो भय थोड़ा कम हुआ है। अब उसकी कई वजहें हो सकती हैं। असंतोष भी आप बोल सकते हैं? असंतोष की बात नहीं है, एक आदमी के लालच जो होता है कि कैसे भी करके पैसा आना चाहिए, जल्दी से आना चाहिए, खूब आना चाहिए, ये जो एक प्रवृत्ति है ये अपराध की तरफ ले जाती है। लाइफ स्टाइल, यूथ का जो लाइफ स्टाइल आजकल होता जा रहा है लग्जरी की तरफ या ड्रेस की तरफ, इसको भी आप मानते हैं? हाँ, ये सही है कि आदमी ये चाहता है मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, बढ़िया मकान हो, अच्छी गाड़ियां हो, बढ़िया मोबाइल रखें, दूसरे गैजेट्स रखें। तो ये एक लाइफ स्टाइल, इस तरह की एक लेविश लाइफ स्टाइल बनाने के लिए अपराध एक शॉर्टकट तरीका होता है। तो अपराध तत्व को आम जन और अपराध तत्व, या मैं बोलूं अपराध तत्व और पुलिस के बीच में जो संबंध होते हैं, वो क्या किस तरह के संबंध रहते हैं और आप उनको कैसे देखते हैं? नहीं, आप पुलिस और अपराधी का तो बिल्कुल 36 का रिश्ता होता है, 36 का आंकड़ा होता है, 36 का रिश्ता होता है। तो हमारा तो कर्तव्य यही है कि हम अपराध और अपराधी को नेस्तनाबूद करें। तो हमारा तो वही मोटिव है। आम जन के साथ आप लोगों का जो सहयोग रहता है, आम जन में अभी भी वो विश्वास नहीं है। मतलब पुलिस में, जब पुलिस के किसी भी अगर थाने में जाता है आदमी, तो एक भय का मतलब वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? ये बात सही है, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को कि अभी भी पुलिस का, वैसे तो हमारा मोटिव ये है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये हमारा मोटिव है कि आम जन हम पे विश्वास करे, बिना डरे थाने में जाए, पुलिस के पास जाए और अपराधी पुलिस को देख के भयभीत हो। इस मोटो को हमारा है और इसको पूरा करेंगे। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आम जन जो है वो कोई भी बात हमें कहेगा तो उसकी सुनवाई होगी। जो आम जन है, आम आदमी है, उसमें कुछ आपके मतलब जो आपके एरिया वाइज कुछ ऐसे आपके रिलेशंस भी रहते हैं कि आम जन आपको इन्फॉर्मेशन मिले और उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप उसको टेक केयर करें अपराधी तत्व को? नहीं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है और हम कार्रवाई करते हैं। जैसे ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप जब हमारा अभियान है, इसमें जनता से हमारे पास बहुत सूचनाएं आई। लोग आए, कुछ चला के आए कि साहब यहाँ नशा बिक रहा है, यहाँ नशा बिक रहा है। तो उन लोगों के आधार पर हमने कार्रवाई की। फिर लोगों में विश्वास भी बढ़ा, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस चीज को कि भाई हमारे यहाँ जो चीज थी वो खत्म हुई है, नशा खत्म हुआ है और हमारे कहने पे पुलिस ने कार्रवाई की है। तो लोगों का विश्वास बढ़ा है इस। जो आजकल जो आम धारणा, चेन स्नैचिंग सबसे इजीएस्ट अपराध हो गया, तो आप उसकी रोकथाम के लिए आप कैसे क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? चैन स्नैचिंग में हमने खूब कार्रवाई की है। अभी हमने एक गैंग पकड़ी थी जिनसे हमने करीब 40 चैन बरामद की थी। और इस समय सौभाग्य से चैन स्नैचिंग पे हमारे यहाँ काफी रोक है, इस तरह की घटनाएं ना के बराबर हैं। और हम लगातार गैंग्स जो हैं उनको पीछे लगे रहते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो जो जयपुर में भी कई डकैती के मामले भी आपने देखे होंगे, पकड़े गए हैं। तो उन डकैती के मामलों में मतलब अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, तो एक आम जन में जो भय है, तो आम जन उस भय को कैसे दूर करें? या पुलिस और आम जन के बीच में क्या संबंध, मतलब इस तरह से कोई ऐसी गतिविधियां या ऐसे प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं? हमारे अभियान चलते हैं, हमारी CLG हैं थाना लेवल पे, जिला लेवल पे,
कम्युनिटी लाइजन ग्रुप, जिनके माध्यम से हम लोगों को जोड़ते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। वो लोग आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और बातचीत होती है। पब्लिक को जोड़ने के, पुलिस के साथ जोड़ने के हम बहुत अभियान चलाते हैं। हम खुद भी जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। तो पुलिस के प्रति लोगों का एक विश्वास जगाने की जो चीज है वो हम लगातार करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी की हेल्प आप कैसे लेते हैं? कैमरा सर्विलांस सिस्टम हो गया, दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी होगी, टेलीकॉम का आप कवरेज के नेटवर्क के आधार पर अपराधियों को पकड़ते हैं, वो उसको किस तरह से आप? सीसीटीवी का बहुत महत्व है इस मामले में। सीसीटीवी कवरेज जयपुर में हालांकि थोड़ा कम है, फिर भी हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हर दुकान, हर मॉल, हर कॉलेज, स्कूल, जितने भी संस्थान हैं, सब जगह सीसीटीवी कैमरे हों। अभियान भी चलाया था? अभियान चलाए हैं हमने और काफी कैमरे लगे हैं, अभी और लग रहे हैं, लगातार प्रोसेस में है और सीसीटीवी कवरेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे अपराधियों पर नजर रखने में पुलिस को काफी मदद मिलती है। जो फर्स्ट अपराध होता है वहां से मैं समझता हूँ अपराधियों का एक जीवन काल शुरू होता है, तो उसमें भी आप काउंसलिंग वगैरह के तहत कुछ अपराधी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या वो एक बार अपराध कर दिया, चाहे चोरी की, डकैती की, छोटा मोटा कुछ अपराध किया, तो वो काउंसलिंग के थ्रू ऐसे भी कोई प्रोफाइल्स हैं, ऐसे भी क्या आपके पास स्टेटिक्स हैं कि इतने अपराध हुए, इनमें से ये अपराधी कंप्लीट वापस आम जीवन में आ गया? बहुत हैं ऐसे लोग, कोई परफेक्ट स्टेटिस्टिक तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार अपराध करते हैं फिर वापस नहीं करते। तो वो हमारी काउंसलिंग से भी होता है, कानून का भय भी होता है। कई लोग इस तरह के होते हैं, एक बार जेल जाने के बाद वो सोचते हैं कि भाई ये उचित नहीं है। समाज, परिवार भी उन पर प्रेशर डालता है। कई बार अनजाने में आदमी से अपराध हो जाता है, वो करना नहीं चाहता है फिर भी हो जाता है। कई बार ग्रुप में हो जाता है, किसी गलत आदमी की संगत में पड़ गए, उसकी वजह से अपराध हो जाता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एक बार अपराध करते हैं फिर अपराध की तरफ नहीं देखते। जो रेपिस्ट का आजकल जो मैं समझता हूँ ये रेप भी काफी बढ़ रहे हैं, तो उसमें रेपिस्ट की मतलब क्या, मतलब अनजाने में हो जाता है या ड्रग्स से हो जाता है या दूसरी हीन भावना से, या दूसरे आप क्या कहना चाहेंगे? रेप के जो रियल केसेज हैं वो बहुत कम होते हैं और उनमें जनरली कोई हीन भावना वाली बात नहीं है। जनरली कई बार हमने देखा है इस तरह के रेप के केसेस कुछ नशे में होते हैं, आदमी नशा कर लेता है, या कुछ आजकल मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कंटेंट जो मिल रहा है ऑनलाइन, पोर्न साइट्स, और ये भी थोड़ा एग्रेवेट करते हैं। तो पोर्न साइट को रोकने के लिए कुछ जयपुर पुलिस कुछ कर रही है? राजस्थान साइट कोई एक जयपुर पुलिस के हाथ की बात नहीं होती है। साइट तो इंटरनेशनल होती हैं, उनका जो एक अलग हटाने का उनको वो एक सिस्टम अलग होता है। भारत सरकार शायद इस पर कुछ काम कर रही है, लेकिन ये कोई जयपुर पुलिस के नियंत्रण में नहीं है। कहते हैं कि मतलब जो पुलिस है या जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो काफी, मतलब व्यवस्थाओं में काफी अधिकारियों की और इस तरह की कमी है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कमी तो रहती है, हमारा इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरबर्डन सिस्टम तो है। जितना काम होता है उसके मुकाबले हमारे पास संख्या बल थोड़ा कम रहता है, फिर भी हम जितना हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। जो आजकल जो रोजाना रूटीन बन गया है साइबर क्राइम, मतलब यूथ भी साइबर क्राइम में आ रहा है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो इस तरह से रोकथाम के लिए आप कैसे क्या देख रहे हैं? क्या साइबर क्राइम रोकने के लिए जयपुर में स्पेशली एक साइबर थाना बना हुआ है और उस साइबर थाने के माध्यम से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जनरली साइबर क्राइम करने वाले जो अपराधी होते हैं वो अपने स्टेट में नहीं करते। जैसे यहाँ जयपुर में कोई साइबर क्राइम होगा तो जनरली वो अपराधी या तो बंगाल का मिलेगा या झारखंड का मिलेगा या बिहार का मिलेगा, आउट ऑफ स्टेट ज्यादा होते हैं। वो अपने जैसे राजस्थान में भी कोई साइबर अपराध करने वाला व्यक्ति होगा तो वो राजस्थान में जनरली कम करेगा, वो बाहर के लोगों को टारगेट करता है ताकि उनको ये होगी भाई पुलिस आने में, बाहर की पुलिस दूसरे स्टेट में जाने में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो फिर भी हम साइबर के क्षेत्र में हमारे पास स्पेशल टीम भी है, साइबर के लिए स्पेशलिस्ट की टीम है, थाना अलग से है, तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आप आज इस पोस्ट पे हैं, तो कैसे आप परिवार और फैमिली और मतलब आपके परिवार और फैमिली के साथ इस पोस्ट को जस्टिफाई करते हैं? काम का, टाइम का कैसे लोड आप मैनेज करते हैं? अब ये तो पुलिस में आने के बाद आदमी की आदत पड़ जाती है। आज 27-28 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो परिवार को भी आदत पड़ जाती है और हमको भी आदत पड़ जाती है। परिवार को कुछ टाइम दे पाते हैं? बस नहीं देते हैं, परिवार को भी जितना टाइम देना होता है, हो सकता है कई बार उतना नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी परिवार तो पहले है ही।
कैसे मतलब क्या मूवीज वगैरह भी देखते हैं या कुछ इस तरह के वेलफेयर या सोशल गैदरिंग में भी काम? हाँ, थोड़ा कम होता है, ये बात सही है। अब पिछले शायद 6-7 महीने हो गए मुझे मूवी देखे हुए, तो साल में शायद एक दो, लेकिन फिर भी चले जाते हैं कई बार जब फैमिली के साथ, लेकिन थोड़ा कम होता है, ये बात सही है। शिकायत रहती होगी कुछ? हाँ, लेकिन वो चले जाते हैं, बच्चे खुद चले जाते हैं, हम नहीं जा पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे चले जाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। सोशल गैदरिंग में भी हम नहीं जा पाते, बच्चे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जितना समय निकलता है फैमिली के लिए वो देने की कोशिश जरूर करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ योगा वगैरह, कुछ एक्सरसाइज कैसे आप मेंटेन रखते हैं अपने आप को हेल्दी वेल्दी? मैं करता हूँ रोजाना, सुबह योगा और इस तरह के करता हूँ, शाम को घूमता भी हूँ जहाँ समय मिलता है उस हिसाब से। रोजाना के रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में लगभग 1 घंटा में देने की कोशिश करता हूँ। कई बार नहीं दे पाता, लेकिन मेरी कोशिश रहती कि 1 घंटा इसके लिए दिया जाए। मोटिवेशनल आजकल काफी कुछ कंटेंट चल रहा है, तो आपके लिए मोटिवेशनल क्या है? मतलब क्या चीज आपको मोटिवेट करती है? मोटिवेट यही करती है कि हमारे पास जो पीड़ित और परिवादी आता है वो संतुष्ट होके जाए और वो कहे साहब हाँ फलां अधिकारी से मिलके आए और मुझे पूरी संतुष्टि है, वो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जी सर, एक लास्ट सवाल, यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या इस तरह की जॉब में जो यूथ काम कर रहे हैं, जो नवयुवक काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जिस चीज को समाज बुरा कहे उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, और समाज, देश सबसे पहले है, समाज दूसरे नंबर पे है और व्यक्ति तीसरे नंबर पे है। इसलिए देश हित और समाज हित को व्यक्ति हित से ज्यादा महत्व दें, ये मेरा संदेश है। थैंक यू सर। आप थे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार जी गुप्ता। थैंक यू। थैंक यू।